हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कल हमने इंडिया यूएस से कंप्लीट किया था, उसके नोट्स आपको आज मिल जाएंगे। दोनों तीनों क्लासेस के कंसोलिडेटेड इंडिया यूएसए के नोट्स, उसको अब हम आपको वर्ड फॉर्मेट में दे रहे हैं सो दैट आपके नंबर ऑफ पेजेस कम यूज़ हों कंपेयर टू पीपीटी फॉर्मेट में। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड चाइना। बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका मैप चेक करते हैं। तो लेट्स क्विकली डू दैट। आपको दो मैप्स दिखाऊंगा आज मैं चाइना के। एक बड़ा सही मैप न्यूज़ एक्स ने प्रिंट किया था, वो भी आपको दिखाऊंगा। पर अगर हम विदाउट गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्सीज अगर हम देखें तो एक मैप ये चाइना का एग्जिस्ट करता है, जिसमें चाइना हो गया ऑल द वे फ्रॉम रशिया टू मंगोलिया टू नॉर्थ कोरिया, देन साउथ चाइना सी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और इधर भूटान, नेपाल एंड इंडिया। इस तरह से चाइना एक बहुत बड़ी एशियन पावर है ज्योग्राफिकली भी। इसमें लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें नोट करें बिफोर वी गेट इनटू चाइना, OBOR, तिब्बत इशूज़, जिंगजियांग इशूज़, बड़े सारे इशूज़ हैं चाइना में। उन इशूज़ को डिस्कस करने से पहले हमें अगर क्लैरिटी रहेगी ज्योग्राफिकल तो हमें ज़्यादा सेंस बनाएगा टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। ये देखो, मेन अगर हम सेंटर्स देखें, लेट्स टेक बीजिंग, वो कहाँ है, इधर। लेट्स टेक मकाओ, हांगकांग जो चल रहा है ना इशू अभी, वो इधर। ताइवान इधर, शंघाई इधर। तो कैन यू सी समथिंग कि जो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं चाइना के, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सेंटर्स, वो किस तरफ हैं। ऐसे ईस्टर्न चाइना जो है इधर, जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, इस तरफ जो आ रहे हैं, इस तरफ डेवलपमेंटल सेंटर्स हैं। इधर वाला जो एरिया है चाइना का, जो बॉर्डर कर रहा है इंडिया के साथ, वहाँ पे कैसे एरियाज़ हैं चाइना के, वो थोड़े डिफरेंट हैं। वहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े सेंटर्स नहीं बने हुए डेवलपमेंट के। ऐसा नहीं है कि इधर डेवलपमेंट ही नहीं है, यहाँ पर भी है, बट जो पुल इधर है वो पुल इधर नहीं है। इधर लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिक सा पहले आप चाइना देख पा रहे हैं, मंगोलिया, रशिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार ना मैं आपको, जैसे आज ही हम टॉपिक्स करेंगे तो हम देखेंगे कि चाइना और रशिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो थोड़ा उसको विजुअलाइज करने के लिए दिमाग में हमें पता हो कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। हम करेंगे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, तो आपको पता हो कि ये ज्योग्राफिकली दुनिया में किस एरिया की बात हो रही है। सिमिलरली अदर डिस्प्यूट्स एज वेल। तो ये तो एक मैप है चाइना का। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक चीज़ में और जिस पे आपका ध्यान चाहूँगा, दैट इज अनदर मैप। व्हाट इज दिस मैप अबाउट। ये मैप थोड़ा सा हमें इंटरनल चाइना के बारे में समझाता है। मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इन्होंने तो क्या बोल दिया, ये बोला कि ये है चाइनीज़ ऑक्यूपाइड मंचूरिया, ये है चाइनीज़ ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया, ये है चाइनीज़ ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्किस्तान, ये है चाइनीज़ ऑक्यूपाइड तिब्बत, चाइनीज़ ऑक्यूपाइड यूनान। ये हो गया प्रॉपर चाइना। तो इस मैप ने एक चीज़ कर दी, ये हो गया चाइनीज़ ऑक्यूपाइड लद्दाख, जिसको हम अक्सई चीन बोल रहे हैं। ठीक, तो इस मैप ने ना एक चीज़ की है, इसने ये बोला कि अदरवाइज तो चाइना ये है, ये प्रॉपर चाइना। इसके बाहर जो भी चाइना है वो है ऑक्यूपेशन। हमें इस सब में नहीं पढ़ना, पर हमें इससे एक चीज़ तो समझ आ गई। वो क्या है कि ये जो एरिया है इधर वाला, यहाँ पे चाइना के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बोल रहे हैं यूनान एरिया में। ठीक है, सिमिलरली ये जो एरिया है जिसको हम बोल रहे हैं तिब्बत, ये भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है। और ये क्या है, ये नेपाल और ये सारा इंडिया। तो लुक एट इट केयरफुली। चाइना की जो ज़्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स, वो इंडिया के पास वाले एरियाज़ हैं। अब पास का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल साथ में, बट उसके बाद जो एक नेक्स्ट प्रॉपर स्टेट आती है वो इंडिया आती है। ऐसे तो नेपाल भी है, भूटान भी है, पर वो कभी चाइना के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते किसी ग्रैंड लेवल की। इंडिया इज़ टू प्राउड, टू बिग टू प्ले अ लिटल स्मॉलर फ्रेंड वाला रोल। तो इंडिया के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है चाइना को। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ये आपको सिर्फ इसको ना आप खुद भी निहारना, जब आप खुद अपने नोट्स पढ़ोगे, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करती है। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज इंडिया चाइना
रिलेशनशिप, जैसे हम सारे लेक्चर्स करते हैं वैसे हम क्या करेंगे, ऑफिशियल स्टेटस, फिर एक्चुअल रिलेशंस, फिर एवोल्यूशन। चाइना के केस में एवोल्यूशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉट लाइक कि आपको एग्जाम में आ जाएगा ऐसा सीधा क्वेश्चन कि डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन चाइनीज रिलेशन। उसको ना आने का कारण भी ये नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको ना आने का कारण ये है कि एग्जामिनर को भी पता है कि यार मैं 150 वर्ड्स में अब क्या लिखवा लूँ बच्चे से, एवोल्यूशन तो इतना बड़ा टॉपिक है। अगर बाई चांस कभी इस पे आपको सवाल आ जाए, चलो एक चीज़ मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपको एवोल्यूशन पे सवाल आ जाए और एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बोलता है मैक्सिमम 100 वर्ड्स में, या 150 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 15 मार्क्स का क्वेश्चन कि मैक्सिमम 150 वर्ड्स में, तो आपने पता क्या लिख के आना है, जो मैं आपको हेडिंग्स नहीं देता जैसे इंडिया यूएसए में दी थी, फेज 1 वो क्या था, पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, फिर फेज 2 दैट वाज पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओनली, फिर फेज 3, फिर फेज 4, आज का जो मेन फेज है, सिमिलरली जापान में मैंने आपको दिया था टिपिड फेज, चेरी ब्लॉसम फेज। उस तरह से आप हेडिंग्स और उसका एक एक इंपॉर्टेंट इवेंट लिख के 10 नंबर का अपना सवाल 100 वर्ड्स में खत्म कर देना। ऐसे टाइप आंसर क्वेश्चन सब आते नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। नाउ हैविंग सेड दैट, इंडिया चाइना के रिलेशंस अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे ऑफिशियल रिलेशन कैसे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान को फ्रंट बना दिया यूएसए ने अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अफगानिस्तान में, तो इंडिया ने क्या किया, यूएसए को थोड़ा सा दिखाने के लिए चाइना के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली 2003 में, ऑल्दो यूएसए डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट, आई थिंक यू रिमेंबर दैट। नाउ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी 2003 से ऑफिशियली। उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या बेस है, क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, कि दो कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगी, इंडिया एंड चाइना, ऑन होस्ट ऑफ इश्यूज सच एज नंबर 1 मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब अब आप समझ चुके हो कि देर आर नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल पोल, यूनिपोलर नहीं रहेगा जैसे कि रहता है यूएसए के टाइम पे, कि सिर्फ यूएसए है, एक सिंगल कंट्री की हेजेमनी है पूरी दुनिया पे उसी की चल रही है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। द वर्ल्ड इजंट गोइंग टू बी बाइपोलर आइदर, एज द केस हैज बीन थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, दैट यू हैड यूएसए एंड यू हैड रशिया और यूएसएसआर। दैट इजंट गोइंग टू बी द केस आइदर। What is the world view that we are having two nations, that there should be multiple power centers, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल पावर होनी चाहिए, ठीक। सेकंड, रिफॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है, जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, एक दो तो मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वो तो पॉलिटिकल साइंस इसका आईआर का ही स्कोप है। लेकिन आप देखोगे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर भी ना कुछ कंट्रीज़ की कुछ ज़्यादा चलती है, बाकी कंट्रीज़ की कम चलती है। जिन कंट्रीज़ की ज़्यादा चलती है उनकी इसलिए ज़्यादा चलती है क्योंकि वो पावरफुल है। कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज चाहती हैं कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपने बना रखे हैं इनमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए इनके अंडर भी। तो अगेन ये जो पर्टिकुलर रिफॉर्म है ये भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक फंडामेंटल है। तीसरा, कन्वर्जेंस ऑन WTO, क्लाइमेट चेंज एंड थ्रेट्स लाइक टेररिज्म। यहाँ पे भी क्या है, WTO में भी यही होता है, हम देखेंगे WTO आपको समझ आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी क्या हो जाता है, द एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ ब्लॉक्स। अमीर डेवलप्ड कंट्रीज एक बात बोलती हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इंडिया एंड चाइना बोथ फॉल इन दिस कैटेगरी, तो वहाँ पे भी हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके अपना व्यू पॉइंट आगे लेके जा सकें। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े बड़े, आपको करवाएंगे भरत सर क्योटो प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट एंड देयर आर सो मेनी एग्रीमेंट्स, वो सारे जो हैं ग्लोबल लेवल पे, उसमें भी इंडिया, चाइना या इन जैसे कंट्रीज ये बोलती हैं कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए।
रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस एज वेल एंड टेररिज्म। तो ऑन पेपर आपके रिलेशनशिप ऐसे हैं, बट एक्चुअल रिलेशंस कैसे हैं? एक्चुअल रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे और चाइना के बहुत टेरिबल एक्चुअल रिलेशन हुए हैं, स्पेशली पिछले 2-4 महीने से। अदरवाइज इंडिया और चाइना के पिछले काफ़ी डेकेड से अच्छे रिलेशन नहीं रहे। इनफैक्ट 1962 के बाद में अच्छे रिलेशन नहीं रहे। पुराने टाइमों में सिविलाइजेशनल लेवल पे, जब यहाँ पे वेस्ट नहीं आया था, तब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप ठीक रहते थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। बट पिछले 50-60 साल से तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं जिनमें हम जाएंगे। जब मोदी जी आए थे तो बहुत ऑप्टिमिज्म था कि रिलेशनशिप बेटर होंगे। मोदी जी चाइना भी गए, उन्होंने जी जिनपिंग को इंडिया में भी बुलाया। एक बार एक न्यूज़ चैनल चल रहा था, आई थिंक डीडी न्यूज़ और जो भी, तो उसमें ना ऐसे होता है ना, उनके प्रीमियर का नाम लिखते हैं ऐसे, जिनपिंग, तो वो बोलते आज चाइना के प्रमुख 11 जिनपिंग ने बोला, तो ये 11 नहीं है, उसका नाम है XI करके, जैसे भी JIXI, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। खैर, हैविंग सेड दैट, तो चाइना के चाइना के और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत डाउन आए हैं। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, फ्रॉम इंच टू माइल्स। इसका क्या मतलब था? इंडिया चाइना मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी। वो कर देते हैं ना ऐसे मोदी जी के, ऐसे ये आर्ट है उनके पास में, छोटे छोटे से वर्ड्स को ऐसे बना देना। तो फ्रॉम इंच टू माइल्स मीन्स इंडिया चाइना मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी। अगर इंडिया के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि हम सिनर्जाइज करना चाहते हैं, हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, विन विन सिचुएशन हो, उस सेंस में हम दोनों का राइज देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन प्रेजेंटली रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, लोएस्ट लेवल पे हैं। इसके कुछ मैनिफेस्टेशन कि कैसे मैं बोल सकता हूँ कि लोएस्ट लेवल पे रिलेशनशिप है, तो सिर्फ ना आप जो आजकल अखबारों में पढ़ रहे हो, स्पेशली दोस्त जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, बच्चे, सिर्फ प्रॉब्लम अक्सई चीन बॉर्डर की नहीं है जो लड़ाई हो रही है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। पहली चीज़ तो ये, चाइना दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसको दलाई लामा तो टेररिस्ट लगते हैं और अजहर मसूद फ्रीडम फाइटर लगते हैं या रिलीजियस लीडर लगते हैं। होता क्या है, दलाई लामा को इंडिया में रेफ्यूज मिला हुआ है। चाइना वाले दलाई लामा जी को मारना चाहते थे एलिजिडली, वो भाग के इंडिया आ गए, इंडिया ने उनको प्रोटेक्शन दे दी। तो उनको प्रॉब्लम है कि यार ये तुमने बंदा क्यों रखा हुआ है, ठीक। अब वो उसको क्यों मारना चाहते थे, क्यों प्रोटेक्शन दे दी, ये सब हम थोड़ी देर में कर रहे हैं। ओके, अब जब इंडिया दलाई लामा जी को कभी अरुणाचल प्रदेश ले जाते हैं, ऐसे ही मन कर जाता है इंडिया का, ले जाते हैं, तो उस समय चाइना को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम होती है। अब भाई इंडिया की मर्जी, इंडिया का एरिया अरुणाचल प्रदेश, हम चाहे उनको अरुणाचल प्रदेश लेके जाएं, चाहे हम उनको चेन्नई लेके जाएं, चाहे हम उनको गोवा लेके जाएं, ठीक बात। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो जाती है दलाई लामा का इशू। दूसरा, अब आपको समझ आ गया ना कि इंडिया NPT का मेंबर ना होते हुए भी क्या है, एक ग्लोबल न्यूक्लियर जो रिजीम है उसमें इंटीग्रेटेड है। लेकिन आज आपको न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह की सप्लाईज तो चाहिए। अब किसको सप्लाई करना है, किसको सप्लाई नहीं करना, इसके लिए भी एक एसोसिएशन बनी हुई है। उस एसोसिएशन में अगर आप नहीं हो तो आपको न्यूक्लियर सप्लाईज नहीं मिलती। उस एसोसिएशन का नाम है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। नाउ इसमें भी वह इंडिया को एंट्री चाहिए तो चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चाइना बोलता है कि ना, इंडिया को नहीं मिलेगी। चाइना कंसिस्टेंटली पुट वीटो ऑन इंडियाज एंट्री इनटू NSG। तीसरी चीज़, इंडिया बोलता है यूनाइटेड नेशन में कि अब तो खैर कर दिया था, मान लिया इस चीज़ को, पर एक पॉइंट तो था ही ना, ये अब नहीं है रेलेवेंट, कि मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट डेजिग्नेट करना है। तो चाइना को उसमें भी प्रॉब्लम थी, पर द वर्ड इज थी, इसलिए मैंने हैड लिखा है यहाँ पे जो आपको नोट्स में लगे। नाउ उसके बाद में इशू है हमारा साउथ चाइना सी के ऊपर, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर चाइना को प्रॉब्लम है इंडिया वियतनाम के साथ में आर्म्स डील्स क्यों कर रहा है। इंडिया वियतनाम के साथ में
वियतनाम के साथ में इंडिया आर्म्स डील क्यों कर रहा है? तो उसमें अब इंडिया की मर्जी भाई, दैट इज फॉर इंडिया टू डिसाइड। आप भी तो पाकिस्तान को इतने हथियार दे रहे हो, तो लेकिन खैर प्रॉब्लम है इस बात से। देन कम्स इंडिया के ऊपर ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया जा रहा है चाइना की तरफ से टू ज्वाइन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और क्यों बोल रहे हैं वो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, इसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद जब इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म इन्फ्लिक्ट कर रहा है, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना नॉर्मली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज मेंटेन्स कि पाकिस्तान इज नॉट द परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म, इन फैक्ट इट इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान, चाइना बोलता है आओ लोग गिन लो इंडिया के कितने लोग मरे हैं पिछले 10 साल में टेररिज्म से और पाकिस्तान के कितने मरे हैं, और आप देखोगे कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला तो नहीं रहा। हाँ, पाकिस्तान के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको चाइना बोलता है कि हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, पर चाइना पाकिस्तान टेररिज्म फैला नहीं रहा, पाकिस्तान तो टेररिज्म भुगत रहा है। पर ये क्या तरीका है भाई चेक करने का कि लोग गिन लो, ठीक। अब अगर आप आग से खेलोगे, आपका हाथ जल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आग से खेल ही नहीं रहे, कि ये देखो जी इसका तो हाथ जल गया, इसलिए थोड़ी आग से खेल रहा था। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। ब्रिक्स समिट हुई थी गोवा में, वहाँ पे भी चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया कि ना, टेररिज्म इज़ नॉट द एजेंडा। तो इस तरह से अगर हम देखें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इसी में जो सबसे मेन इशू जुड़ गया है वो है, दोबारा रिन्यू हो गया इशू, वो है अक्साई चेन। ये मैंने इन एनी केस जब भी मैंने IR पढ़ाया तो करवाया ही है बच्चों को ये, तो ये इसको हम आज और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो इंडिया के जो एरिया के ऊपर चाइनीज़ ऑक्यूपेशन है वो थोड़ा सा रिवाइव हो रहा है, इस वजह से डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं और रिलेशनशिप और डाउन है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि इन थ्योरी कैसे रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2003 में कर ली गई थी, और WTO में भी कॉपरेट करेंगे, क्लाइमेट चेंज में भी कॉपरेट करेंगे, ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट भी कॉपरेट करेंगे, एंड सो ऑन। बट इन प्रैक्टिस आपस में दो कंट्रीज का कॉपरेशन नहीं हो रहा। चलिए इसके बाद आता है अब हमारा, देखते हैं एवोल्यूशन की रिलेशनशिप। क्या शुरू से ऐसे ही थे, क्या ऐसे ही रहेंगे? एक चीज़ ना मैं आपको अदरवाइज बोलना चाहता हूँ, अगर फ्रांस और इंग्लैंड फ्रेंड्स बन सकते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान भी फ्रेंड बन सकते हैं। इंडिया चाइना तो बड़ी दूर की बात है। तो यस, आपने कभी बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट नहीं होना एटलीस्ट अपने आंसर्स में। अब हम देखते हैं एवोल्यूशन के रिगार्डिंग। अदरवाइज मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ सिर्फ समझने के लिए। 3 टाइप के व्यू पॉइंट्स पॉलिटिकल अगर सेंस में हम बोले, IR के सेंस में, चाइना को लेके रहे हैं। पहले व्यू पॉइंट का हम बोलते हैं आइडियलिस्ट व्यू पॉइंट। आइडियलिस्ट व्यू पॉइंट रहा है जैसे पंडित नेहरू जी का या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी का। उन्होंने क्या माना है कि यार इंडिया एक इतनी पुरानी सिविलाइजेशन रही है, इतनी रिच, ओल्ड, strong civilization, and same is the case with the Chinese, a very old, very strong, very रिस्पेक्टेबल सिविलाइजेशन। दोनों एशिया की सिविलाइजेशन रही हैं और दोनों के बीच में बहुत कॉपरेशन था, बहुत कॉपरेशन होगा कि इंडिया और चाइना क्या करेंगे, दे विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, आइडियलिस्ट लोगों ने, स्पेशली जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे ने, कि और कभी इनके ना जियो पोलिटिकल क्राइसिस रहे होंगे। अब इसमें ना आपको एक चीज़ समझनी है, पुराने टाइम्स में एक इतना बड़ा बैरियर है हिमालयास। अब हिमालयास के इधर चाइना है, इस तरफ इंडिया है। जो आपके मेजर पासिस बने हुए हैं जहां से इंडिया पे आके अटैक करना इजी है, वो थे आपके इस तरफ, जो आज मॉडर्न डे पाकिस्तान है, मॉडर्न डे अफगानिस्तान है। तो इसी वजह से आपके ऊपर अटैक्स भी सारे इधर से ही हुए हैं मैक्सिमम। अगर किसी ने इधर से भी आना तो भी वो यूं घूम घाम के ही आएगा यहाँ से। ऐसा थोड़ी है कि पहले मैं चढ़ूंगा एवरेस्ट, फिर मैं इंडिया उतरूंगा और फिर आके अटैक करूंगा, इतने में ही हो जाएगा काम। तो एक ना नेचुरल बॉर्डर भी सर्व किया इस एरिया ने। यहाँ पे भी नो डाउट पासिस रहे हैं थोड़े बहुत, बट वो ऐसे नहीं रहे कि आप आर्मीज मूव कर दो। इस एरिया में जो वेस्ट बंगाल से लेके और दूसरा उधर वाला एरिया है म्यांमार वाला, यहाँ से इसलिए नहीं इंडिया में कोई अटैक कर सका क्योंकि यहाँ के भी
टोपोग्राफी इतनी इजी नहीं है। पहले तो यहाँ पे इतनी बड़ी पावर्स ही नहीं बनी, थाईलैंड में, मलेशिया में, बर्मा में, इंडिया ही रहा था इनफैक्ट रंगून तक, बट इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स ही नहीं बनी कि वो इंडिया पे अटैक करती। और अगर आती भी पुराने टाइम्स में तो कैसे आती, यहाँ पे सारा का सारा मडी पडल्स वाला एरिया, तो ज्योग्राफी भी सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पे ज्योग्राफी सपोर्ट करती थी। तो फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया टू ऑल द वे टू ईरान सब आए, ग्रीक्स आए, तो इस तरह से अटैक्स होते रहे। लेकिन चाइना के साथ में इतना इशू नहीं रहे। तो हम मान के चलते हैं कि आइडियलिस्ट मान के चलते हैं कि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वासुदेव कुटुंबकम, द एंटायर वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली, और जो चाइना का व्यू पॉइंट है जिसको वो बोलते हैं शिजे दातोंग, जिसका मतलब वर्ल्ड इज इन ग्रेट हार्मनी, एक जो सारा कोई एक सिम्फनी सी चल रही है जिसको हम दुनिया बोलते हैं। ठीक, तो दोनों को लग रहा है कि ये दुनिया जो है पित्तल दी। ठीक है, ये दोनों को एक ही व्यू पॉइंट है, दोनों एक पूरे वर्ल्ड को ऐसे नेशन में नहीं देखते हैं कि ये मेरी कंट्री है उसकी कंट्री। ये कैसे देखते हैं, एंटायर वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। इसमें मैं थोड़ा सा एक फिलोसफिकल ट्रिप मार लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। मेरे को ये मत बोलने लग जाना कि सर टॉपिक पे वापस आओ, टॉपिक पे वापस आओ। एक चीज़ सुनो भाई आप, ठीक है, जस्ट आपके टीचर हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे ना आपने गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसमें ना देयर इज दिस डूड अर्जुन और एक कृष्ण, और सामने खड़े हैं कौरव। अब अर्जुन को आज इनको मारना है, अर्जुन को इनको मारना है, तो अर्जुन को ये लग रहा है कि यार मैं कैसे मार दूं इनको, ये तो मेरे अपने हैं। इसमें ना हमने ये कंफ्यूज ना हो कभी कि अर्जुन को लग रहा है यार मैं कैसे मार दूं, ये तो वायलेंस हो जाएगा। वायलेंस से अर्जुन को कोई मुद्दा नहीं है, उसकी तो बचपन से ट्रेनिंग ही वायलेंस की हुई है। वो भेड़ बकरियों की तरह बंदों को मार के इकट्ठा कर सकता है, वो बचपन से तीर ही चलाता रहा है। लेकिन आज इसको इशू क्या है कि दीज आर माइन, हाउ कैन आई किल देम, दीज आर नॉट दाइन, ये पराये नहीं है, ये मेरे हैं। ठीक, इससे एक जो मैं पर्सनली इन्फ्रेंस लेता हूँ वो ये है कि वायलेंस या इस तरह की वॉर्स जो होती हैं, इसका कहीं ना कहीं बेसिस होता है ये डिस्टिंक्शन, ये मेरे, ये पराये। यही अब सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ये मेरी कंट्री, ये दुश्मन कंट्री, ये मेरा रिलीजन, ये दुश्मन रिलीजन, ये मेरी कास्ट, ये दूसरे की कास्ट, ये मेरा, ये पड़ोसी, मैं और वो। जब आप एंटायर वर्ल्ड को, तो ये ना सिर्फ आंसर्स में लिखने तक की बात नहीं है। हम जल्दी से ना, मैं नोटिस करता हूँ हर बंदा जो है वो जल्दी से बोलता है हम तो वासुदेव कुटुंबकम में मानते हैं, ये करते करते, लेकिन ऐसे करके। अगर आप सच में मानते हो तो आपके अंदर ये वाले मैं और वो, ये वाली जो बाउंड्रीज हैं ये टूट जाएंगी। इसी में एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि जब विंड फ्लो करती है तो कुछ लोग वॉल्स बनाते हैं, विंड ऑफ चेंज फ्लोज, सम पीपल मेक वॉल्स, सम पीपल मेक विंड मशीन, विंड मिल। तो क्या है कि आपको देखना है कि सर्कमस्टेंसेस में आपने कैसे एक्ट करना है, हाउ वी रिएक्ट। अदरवाइज हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मिनिमम बैरियर्स रखें, एक सिंगल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक सारी ह्यूमैनिटी को हम एक तरीके से ही डील करें। चलो प्रवचन खत्म, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। वासुदेव कुटुंबकम और चाइनीज प्रोवर्ब शिजे दातोंग, ये दोनों क्या बोलती हैं, दैट एंटायर वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। तो हमें लगता था कि कोऑपरेशन कोलैबोरेशन विल गाइड द रिलेशनशिप। आइडियलिस्ट को ऐसा लगता है, हमें से मतलब आइडियलिस्ट। फिर आते हैं हमारे पास एक दूसरे वाले स्कॉलर, खैर पंडित नेहरू भी आइडियलिस्ट में आते थे, जिनको लगता था कि एशियन सेंचुरी है, इंडिया, चाइना, जापान, ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर। सेकंड आए रियलिस्ट स्कॉलर, जो बोलते कि भाई ऐसा है, रामाधर सिंह है ये बोल रहे हैं कि तुमने देख लिया है बहुत ज़्यादा फिल्म, हम फिल्म नहीं देखते, सिनेमा नहीं देखते। ये बोलते हैं रियलिस्ट स्कॉलर सरदार पटेल जी, कहते भाई चाइना की नेचर पता है, चाइना की नेचर क्या है कि जब भी चाइना स्टेबल हुआ है, चाइना एक्सपैंड किया है। बस इसी वजह से मैंने ये वाला मैप जो आपके पास लगाया था ना शुरू में, रिमेंबर दैट मैप, कि ये वाला मैप, ये इसीलिए कि सरदार पटेल के हिसाब से ये तो था भाई चाइना, लेकिन जब चाइना स्टेबल हो जाता है तो वो मंचूरिया को भी कंट्रोल करता है, ऑक्यूपाई करता है, वो तिब्बत को भी करता है, वो ईस्ट तुर्किस्तान को भी करता है, वो यूनान को भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। स्टेबल चाइना इज एक्सपेंशनरी चाइना। ठीक है, चाइना के पॉलिटिकल कल्चर में है ऑफेंस,
ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी कल्चर है चाइना का। इसलिए सरदार पटेल जी बोलते हैं कि तैयारी रखो फौज की। जब चाइना को पता होगा कि इधर हम नहीं अटैक कर सकते क्योंकि कंट्री पूरी तैयार है, तो ही सुरक्षा में ही, सावधानी में ही सुरक्षा है। तो किसी भी पॉसिबल अटैक के लिए तैयार रहो आप, ऐसा उनको लगता है। ठीक, जो कि नथिंग विंडिकेट्स ट्रूथ देन रियलिटी, तो जो कि सच भी है, हुआ भी ऐसा ही। तो लेकिन रियल स्कॉलर्स क्या है, वो चाइना को एसेंशियली थोड़ा सिनिकल होकर देख रहे हैं कि यार ये कंट्री ना, थोड़ा रियलिस्टिकली बोलो, इतनी सही नहीं है। आइडियलिस्ट ज़्यादा ही प्यार कर रहे हैं। एक तीसरा स्कूल ऑफ थॉट जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक स्कूल। आप पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस अगर, तो उसमें सी राजा मोहन जी के आर्टिकल आते होते हैं। ठीक, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं पटेल जी की तरह कि ये सले है ही ऐसे, ना हम मान के चलते हैं बहुत प्यारे हैं जैसे नेहरू जी की तरह या टैगोर जी की तरह। हम करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है। पहली चीज़, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में क्या होगा, हमें बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करनी है, जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है आर्मी वाइज, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली, सो दैट चाइना नोज कि यार इंडिया के साथ में पंगे ना लिए जाए। वहाँ पे आप वैसा हो जाओ, लेकिन आप स्टैंस मत बना के रखो, अलर्ट उस तरह से मत रहो कि चाइना को आप एक ऐसे ना स्टर्न सी फीलिंग दे के रखते हो सारा टाइम पे। तो फॉर्मूला क्या था कि एंगेजमेंट वेर एवर पॉसिबल, कंटेनमेंट वेर एवर नेसेसरी। जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जहाँ पे भी प्रेम मोहब्बत से बात बन सके, वहाँ पे एंगेजमेंट वेर एवर पॉसिबल, और कंटेनमेंट जहाँ ज़रूरत है भाई वहाँ पे हमारी नेसेसरली हम वो करेंगे, कंटेन करेंगे। ठीक, अब इसमें ना आपने एक चीज़ समझनी है, यू आर 1 वीक इनटू योर प्रिपरेशन। ठीक, आप तैयारी भी IAS की कर रहे हो ना, तो हमें यही हम आपको कर सकते हैं कि हम आपको ना निमोनिक्स कराने शुरू कर दें, इसको ऐसे याद रख लेना, इसको ऐसे याद रख लेना। मैं देख रहा था कुछ वीडियोस ऐसी कि ये लो जी ये मैंने बता दिया, माई दिस दैट, ये वो, M का मतलब ये, इसका मतलब ये ना, तो हम आपको ये कर सकते। IAS का पेपर है, कितने कर लोगे ना, हम एकदम सुस्त सा आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाइना के साथ ऐसा हो गया था, ठीक है, ओके चले आगे। तो हम जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो बीच में हम थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी बोल देते हैं यहाँ वहाँ की, उसका आपने जैसे वो नहीं लेना, बुरा नहीं मानना। ठीक है, कई बार कोई एनालॉजी, कोई एग्जाम्पल थोड़ा आपको पसंद ना आए तो इग्नोर कर देना है और मान लेना है कि यार ये थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया सर ने। रिलेशनशिप पढ़ा रहे हैं ना, रिलेशनशिप में कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल एनालिसिस ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ दैट वी नो द व्यू पॉइंट्स अबाउट चाइना, अब हम देखते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जो हमारा सबसे पहला फेज है वो है फेज 1, जिसको हम बोलते हैं टिल 1962 वॉर। दोनों कंट्रीज अभी अभी आज़ाद हुई हैं, दोनों कंट्रीज का थोड़ा ग्लूमी कॉलोनियल पास रहा है, इन द सेंस कि दोनों कॉलोनीज रही हैं, बाकी कंट्रीज आके इनके ऊपर अटैक करके पिछले 200 साल से एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो दोनों ही कंट्रीज को दे हैव टू राइज फ्रॉम द एशेज। तो इंडिया मान के चल रहा है कि इंडिया और चाइना इकट्ठे सिनर्जी क्रिएट करेंगे, अपलिफ्टमेंट की तरफ जाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए की तरफ जाएंगे। तो इस फेज को हम बोलते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, जहाँ पे यही माना गया था कि दो पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगी जैसी रही है सदियों सदियों से। इस वजह से इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना। इसका मतलब क्या है, चाइना में भी ना रेवोल्यूशन हो गया था 1945 से 49 तक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन रहा चाइना में इंटरनल, जिसकी सिविल वॉर टाइप, दो पार्टीज आपस में लड़ रही थी। तो इसमें जो पार्टी जीत के निकल के आई वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जीत के आ गई और जो यहाँ पे दूसरी पार्टी थी उनको भगा दिया उन्होंने, या वो भाग गए ताइवान। ओके, अब इन्होंने क्लेम किया कम्युनिस्ट पार्टी ने कि ये है हमारा आज से चाइना, कम्युनिस्ट इन नेचर रहेगा चाइना, और सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, वही सब चीज़ें जो कम्युनिज्म में होती हैं। रिलीजन नहीं होगा, लोग स्टेट के लिए काम करेंगे और एक दिन फिर स्टेट सब में रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगी और एक दिन स्टेट भी फिर विदर अवे हो जाएगी। वैसे सही आइडियाज़ पे इनका लीडर थे माओ, MAO, उनकी अध्यक्षता बोल दो या उनकी लीडरशिप के अंडर। नाउ ऑल्दो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इंडिया रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि ठीक है भाई वो रेवोल्यूशन लेके आए हैं, उन्होंने चाइना बना लिया तो बना दिया। USA को प्रॉब्लम थी पर इंडिया ने सपोर्ट किया चाइना को, क्योंकि आपके भाई हैं,
पड़ोसी हैं। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशन में भी इस चाइना को, या इससे पहले जैसे चल रहा है, इसको परमानेंट वीटो पावर मिले। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, हमारे यूनाइटेड नेशन में, आपको कराएंगे डिटेल में, 5 कंट्रीज हैं जिनको हम बोलते हैं P5, इनके पास में वीटो पावर है। वीटो का मतलब टू स्टॉप। तो मतलब अगर सारा यूनाइटेड नेशन कोई एक रेजोल्यूशन पे रजामंद है, एग्री कर रहा है, बट वन ऑफ दीज वीटो मेंबर्स दे से कि नो वी वीटो दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, मतलब हम इसको अप्रूव नहीं करते, तो वो रेजोल्यूशन वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ पावरफुल द वीटो पावर इज इन द यूनाइटेड नेशन। तो चाइना को ये पावर मिले, इसको लेके भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। ठीक, अब चाइना को यूएस से ब्लेम करता है कि जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे जो एग्रेशन हो रही है उसके लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया उस पर भी बोलता है कि नहीं, दिस इजंट द राइट वे टू लुक एट थिंग्स, वी कांट ब्लेम चाइना फॉर इट। तो इस वजह से फेज तो ये हिंदी चीनी भाई भाई का है, पर इस फेज में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होनी शुरू होगी, तभी तो ये फेज सीधा कहाँ जाके ख़त्म होता है, 1962 की वॉर में। ऐसा क्या हो गया इस टाइम पे कि 1962 की वॉर हो गई। तो इस फेज में ना तिब्बत का इशू एम्बोल्डन हो गया, हाईलाइट हो गया। बेसिकली क्या, अगर ये चाइना है तो यहाँ पे हमारा मान लो तिब्बत है। अब तिब्बत में मोनेस्ट्रीज थी, उनकी लोकल सरकारें से बना रखी थी उन्होंने, और वो काम करते हैं रिलीजन के बेसिस पे बनी हुई हैं मोनेस्ट्रीज। एक तो चाइना को सॉवरेन इशू ही लग रहा है कि यार हमारी कंट्री, हमने पूरी कंट्री के ऊपर एक सरकार बना दी कम्युनिस्ट, बीच में ये सब सरकारें कैसे बनी हुई हैं, ये सब गवर्नमेंट्स, माइनर गवर्नमेंट्स नहीं बनी होनी चाहिए। दूसरा, ये रिलीजन बेसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और ये कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पे रिलीजन कुछ नहीं है, आप या हैव होते हो या हैव नॉट होते वाली बात जो हमने डिस्कस की है ऑलरेडी। तो क्या होता है कि चाइना तिब्बत में बहुत एग्रेसिव हो जाता है। जब चाइना तिब्बत में एग्रेसिव होता है तो अब तिब्बत से इंडिया में रिफ्यूजीज आएंगे, वो भाग के इंडिया आएंगे, तो इससे इंडिया ड्रैग हो गया इस प्रॉब्लम में, ऐसा हम मानते हैं। चलिए, अब मेरे साथ में बहसना वैसना नहीं है कि सर इंडिया जान के हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मतलब हमें बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। नाउ इवेंट्स लीडिंग टू 1962 वॉर, इसी फेज में 1962 वॉर जो हुई है 62 में, इसी फेज के एंड में 1962 में जो वॉर हुई है वो कौन से इवेंट्स थे। तो होता है कि ऐसा, 1950 में ही चाइना ऑक्यूपाई करता है तिब्बत को, और जो इनके फाउंडिंग फादर हैं माओ, वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं पाम एंड डिजिट्स का। ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि यार ये चाइना है और चाइना का ये पाम है विद इट्स डिजिट्स, मतलब फिंगर्स। पाम क्या है, तिब्बत, कि चाइना की हथेली है तिब्बत, तो ये किसका हो गया, चाइना का। फिर इसके कुछ फिंगर्स हैं, जैसे कि अक्साई चिन्ह, जैसे कि नेपाल, जैसे कि भूटान, जैसे कि सिक्किम, और जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। तो इससे जब किसी कंट्री का प्रीमियर आपको यही बोलते कि यार तिब्बत मेरा पाम है और ये मेरी फिंगर्स हैं, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है कि अब मैं एक्सपैंड करूंगा और ये सारे एरियाज को कैप्चर करूंगा। तो नाउ यू कैन सी कि चाइना हैज़ एक्सपेंशनिस्ट प्लान, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लान। अब बट ऑब्वियस इंडिया में पता ही है कि उन्होंने ये प्लान दिया है, तो आपको कॉल लेनी है कि हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस प्लान। खैर, इन एनी केस नेपाल और भूटान यहाँ पे क्या करते हैं, नेपाल और भूटान इंडिया के साथ में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो चाइना को ये बता देते हैं कि हम मतलब इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, आपका पार्ट नहीं है, और इंडिया इज़ देयर टू सपोर्ट अस। ओके, क्लियर। आपको ये भी समझना है कि उस समय इंडिया और चाइना के बीच में इतना गैप नहीं था जितना आज है, नंबर 1। अब क्या होता है, खैर नॉनदलेस चाइनीज़ ऑपरेशन तिब्बत में स्टार्ट हो जाता है पूरा का पूरा, और तिब्बत से रिफ्यूजीज भाग भाग के इंडिया आना शुरू हो जाते हैं। जब वो इंडिया में आना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया। आपके बॉर्डर्स पे लोग खड़े हैं और वो बोल रहे हैं हमें घुसा लो, नहीं तो हमें चाइना मार देगा। तो आप क्या बोलोगे कि मरो फिर, ठीक। तो ये आप नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद क्या होता है कि आपको कॉल लेनी होती है कि हमने करना क्या है। 2 व्यू पॉइंट निकल के आए। पहला व्यू पॉइंट निकल के आया सरदार पटेल वाला, वो बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर है, थोड़ा सा अपना डिस्कशन करते हैं रशिया के साथ में, यूएसए के साथ में, और खुद भी, और थोड़ा पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं सो दैट चाइना को एक्सपैंड करने से रोका जाए।
ऑन द अदर हैंड एक दूसरा जो व्यू पॉइंट निकल के आता है नेहरू जी का, वो है जिसको बोल देते हैं, आजकल पेपर्स में लिखा होता है नेहरूज अपीजमेंट पॉलिसी, जिसमें कोई बुराई नहीं है। वो बोलते हैं कि यार हम एकदम से कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट नहीं होते, हम उनसे डिस्कशन करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है तुमसे लड़ने का, और हम प्यार मोहब्बत से इशू को सॉल्व करना चाहते हैं। पर प्यार मोहब्बत से सॉल्व कहाँ हुआ है कुछ। तो नेहरू जी खैर जाते हैं चाइना 1954 में, और वहाँ पे वो कुछ एग्रीमेंट साइन करके आते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो क्या बोलता है इंडिया बोलता है कि ठीक है भाई, ये आप चाइना और ये तिब्बत को मैं चाइना का पार्ट मानता हूँ। इंडिया का पार्ट वो वैसे भी नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो पहले इंडिया का पार्ट था और बाद में नेहरू जी जाके उसको दे आए चाइना को, ठीक है, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, ऐसा नहीं है। तिब्बत एक बफर जोन ही होता था, तिब्बत पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे, पर उन्होंने बोल दिया कि अरे बफर जोन आपका कंट्रोल है इस पे, ये आपकी टेरिटरी है। दूसरा, इंडिया ने और चाइना ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट, जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में। वो क्या बोलता था कि दोनों देश एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी सरकार और आपके बॉर्डर, हमारी सरकार और हमारे बॉर्डर, इन दोनों को रिस्पेक्ट किया जाएगा। दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, आपके इंटरनल मैटर्स और हमारे इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे के में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, अगर इंडिया में कहीं पे यूपी में दंगे हो रहे हैं तो इंडिया की प्रॉब्लम है, कश्मीर में दंगे हो रहे हैं तो इंडिया की प्रॉब्लम है, तिब्बत में दंगे हो रहे हैं तो चाइना की प्रॉब्लम है, जिंगजियांग में दंगे हो रहे हैं तो चाइना की प्रॉब्लम है। नॉन इंटरफेरेंस। तीसरा, नॉन अग्रेशन, अग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं होंगे इस चीज़ को लेके कि अरे आ जाओ फिर लड़े। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि प्यार मोहब्बत से रहेंगे साथ साथ में। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये भी ठीक है, इक्वली और म्यूचुअली बेनिफिशियल तरीके से रहेंगे। अब चाइना, इंडिया और तिब्बत, जब इंडिया में ब्रिटिश होते थे उस समय हम देखेंगे थोड़ी देर में, ब्रिटिश इंडिया जब होता था तो उसके पास में तिब्बत को लेके एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे कि कोई लेट्स से मान लो कोई हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि यहाँ पे अगर कपड़े बिकने हैं तो ब्रिटिश इंडिया बेच सकता है। ट्रेडिंग राइट्स थे जो पुराने टाइमों में ले रखे थे जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटेन ने। तो ये वाले जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे, नेहरू जी ने ये भी गिव अप कर दिए यहाँ पे कि चलो हमारे ये ट्रेडिंग राइट्स भी हम गिव इन करते हैं। तो नेहरू जी ने क्या किया, एक तो उसको उसका पार्ट माना चाइना को, दूसरा अपने ट्रेडिंग राइट्स गिव अप किए कि अब से चाइना का सामान बिक जाए तिब्बत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ये ट्रेडिंग राइट्स हम गिव अप करते हैं। और तीसरा, पंचशील भी साइन कर दी। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब नेहरू जी क्या कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से इश्यूज को सॉल्व करना चाह रहे हैं, बड़ा वो दिखा रहे हैं, बड़ा दिल। बट कई बार आपको बड़े दिल के साथ साथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यही यहाँ पे हुआ। नेहरू जी जब इंडिया आए तो पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई इंडिया के लिए क्या है, ये तुम सब कुछ दे के ही आए हो, चाइना भी तिब्बत भी दे आए, ट्रेडिंग राइट्स भी दे आए, पीसफुल सी एक कोएग्जिस्टेंस कराए। अब 1955 में इंडिया को पता लगता है उस समय कि चाइना अक्साई चीन के पास रोड बना रहा है। नाउ यू कैन सी, आजकल तो सब अखबारें भरे रहती हैं अक्साई चीन के बॉर्डर से, मैप से। तो मान लो आपको पता लगता है कि चाइना रोड बना रहा है। अब रोड बना के वो क्या करना चाहेगा, अपने ट्रूप्स को ही लेके आएगा, क्योंकि जो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि उसके कमर्शियल सेंटर तो उस कोने में, बीजिंग, शंघाई एंड ऑल दैट, यहाँ पे अपने वो ट्रूप्स को लेके आ रहा है, आर्मी के बंदों को। अब जब इंडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, जब ये होता है तो नेहरू जी क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पोस्ट बना देते हैं, चेक पोस्ट, अपने भी फौजी बिठा देते हैं। अब जब वो चेक पोस्ट बिठाते हैं तो नेहरू जी की इस पॉलिसी को चाइना बोलता है कि यार ये तो फॉरवर्ड पॉलिसी है, इस एरिया में फौजी नहीं हुआ करते थे, पर अब तुमने पोस्ट बना के यहाँ पे अपने फौजी बिठा दिए, आप तो एग्रेसिव हो रहे हो। और आपने तो बोला था अभी पंचशील में कि हाँ नॉन एग्रेशन रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया में बहुत सारे यहाँ से वो तिब्बतन रिफ्यूजीज आई जा रहे हैं। और 1959 में, फोटोज़ हैं गूगल करोगे मिल जाएगी, 1959 में दलाई लामा, जो अब हैं दलाई लामा, छोटू से बच्चे होते थे तब, तो वो भी ऐसे घोड़े टाइप चीज़ पे बैठ के इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया के डिप्लोमेट्स उनको ले आए 1959 में। अब
चाइना को लगता है, सुनो भाई, अब चाइना को लगता है कि यार ये है चाइना, ये है तिब्बत, यहाँ पे एक बच्चा है दलाई लामा जिसको चाइना उठाना चाहता है, और ये बच्चा भाग के इंडिया चला गया। विदाउट इंडिया की सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये बच्चे को हम क्यों उठाना चाहते हैं? क्योंकि लोग इस बच्चे के अराउंड यहाँ पे सब लोग मिलके एक अपनी सरकार बनाना चाहते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ चाइना के अगेंस्ट होगी। एक अपनी खुद की सरकार, अपनी खुद की कंट्री बनाना चाहते हैं। तो ये बच्चा कैसे भाग गया हमारी तुम्हारी सपोर्ट के बिना? तो इस वजह से वो बोलते हैं कि तुम हमारे इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर कर रहे हो। तो तिब्बत आप खुद ही बोल के आए हो कि तिब्बत हमारा है, अभी नेहरू जी बोल के आए हैं। और अगर तिब्बत में जो हमारे को टेररिस्ट लग रहे हैं वो आपको लग रहा होगा दलाई लामा गुरु, उस समय चाइना को बोलता है हमारे हिसाब से जो टेररिस्ट है, और ये भाग गया और आप ही के सपोर्ट से भागा होगा। फिर उसके बाद में चाइना ये बोलता है कि इंडिया में एरिया है दार्जिलिंग, उसमें कहते हैं कि बड़े सारे बुद्धिस्ट लोग तिब्बत से आप ले गए उठा के इधर, और उनको आप इंडिया दे रहा है ट्रेनिंग, कॉम्बैटिव ट्रेनिंग। CIA USA के साथ मिलके नेहरू जी क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेहरू जी को लगता है कि चाइना एग्रेसिव तो हो रहा है, लेकिन मैं चाइना के साथ में वॉर नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, ऐसे चाइना का क्लेम है कि मैं वॉर नहीं करता, लेकिन मैं ना तिब्बत से लोगों को इंडिया में लेके आता हूँ और उनको हम देते हैं ट्रेनिंग, वो वापस जाएंगे तिब्बत में, और चाइना को मैं इंटरनली वीक करता हूँ। जैसे पाकिस्तान करता है कि पाकिस्तान यहाँ पे टेररिस्ट कैंप चला रखे होते हैं पाकिस्तान ने कश्मीर के उस पार, और वहाँ से टेररिस्ट तैयार होके इधर आते हैं जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो। तो वो बोलते हैं कि भाई नेहरू जी मुँह से प्यार कर रहे हैं, लड़ने नहीं आ रहे, लेकिन वो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं देखो हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। इंडिया बोलता है अच्छा ये नहीं यार, ये तो हम ऐसे PUBG खेल रहे थे, ठीक। तो खैर ऐसे आप चाइना को अपने ग्रीवेंसेस हैं, इंडिया को अपने इश्यूज हैं। नाउ दे आर सेइंग कि इंडिया ने पंचशील की है वायलेशन। ऑल दीज रीजंस की वजह से चाइना कर देता है इंडिया पे अटैक। जब वो अटैक करता है 1962 की वॉर में, फुल बॉर्डर वॉर होती है हमारे उनके साथ में। अनफॉर्चुनेटली उस समय इंडिया उतना अच्छा तैयार नहीं था लड़ने के लिए, और इंडिया वो वॉर हार जाता है। अक्सई चीन का बहुत एरिया उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है चाइना का, हमारी टेरिटरी जिस पे उनका कंट्रोल हो जाता है। नाउ हियर इज़ द थिंग कि चाइना उसको बोलता है कि यार दिस इज़ ऑफेंसिव डिफेंस, हम इंडिया को हराने या मारने नहीं आए थे। उनके पूरा, चलो अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता, इनकी बहुत हज़ारों सालों की एक पॉलिसी है ऑफेंसिव डिफेंस, आर्ट ऑफ वॉर से। तो बोलते हैं वी जस्ट वांटेड टू टीच इंडिया ए लेसन, ऑफ कोर्स वी लर्न द लेसन, ठीक है। तो दे वांटेड टू टीच इंडिया लेसन, ऐसा वो बोल के हमारे ऊपर अटैक करके फिर बाद में बाकी एरिया से उनकी आर्मीज रिट्रैक्ट कर जाती हैं और एक एरिया बहुत बड़ा अपने पास रख लेते हैं। अब क्या है ना, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर इसी टॉपिक को हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते तो बड़े अलग तरीके से पढ़ाते। ऑनलाइन में थोड़ा बच्चों की सेंसिबिलिटीज़ का भी आइडिया नहीं रहता, किसको क्या बात बुरी लग जाए अच्छी लग जाए, तो थोड़ा कॉमन डिनोमिनेटर को ख्याल में रख के पढ़ाते होते हैं। खैर नाउ ये है था हमारा फेज़ 1। अब आता है हमारे पास फेज़ 2। फेज़ 2 क्या है? फेज़ ऑफ कोल्ड पीस 1962 टू 79। अब अगर दो पड़ोसियों की लड़ाई हुई है, उसके बाद में ऐसा होगा ना कि अब आप एक दूसरे को बुलाते नहीं, वो वाला फेज। कोल्ड और पीस ये क्यों बोल रहे हैं? कोल्ड इसलिए कि ऐसा नहीं है कि बड़े फ्रेंडली पीस हो गया, बस है कोल्ड ही है, बट लड़ाई भी नहीं हो रही कि अभी लड़ाई हुई है 2 साल बाद इंडिया अटैक कर दे, 3 साल बाद वो अटैक कर दे। पाकिस्तान इंडिया वाला हाल भी नहीं है। क्या होता है इस फेज में? नो रिलेशनशिप। हाउएवर इस समय चाइना एक चीज़ करता है, चाइना पाकिस्तान को बहुत एक्टिवेट करता है। उसको लगता है कि मेरे साथ में तो लड़ेगा नहीं इंडिया, मेरे को इकोनॉमिकली राइज करना है, बट अगर मैं एक चीज़ करूं, अगर मैं इंडिया को पाकिस्तान के एंगल से कंफ्यूज करके रखूं या बिजी करके रखूं, तो इंडिया तो लड़ाई में है लेकिन चाइना लड़ाई में नहीं है। तो प्रॉक्सी बन जाता है पाकिस्तान चाइना की, सो दैट इंडिया इज एंगेज्ड इन साउथ एशिया ओनली और चाइना एक्सपेंड करता रहता है। इसके बाद आता है हमारा फेज 3 फ्रॉम 1979 टिल 1988। इस फेज की स्टार्ट होता है वाजपेयी जी की फॉरेन विजिट से। वाजपेयी जी गोज टू चाइना टू ब्रेक द आइस, हे कैन आई हैव योर नंबर काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ से वाजपेयी जी शुरू करते हैं इनसे डिस्कशन करना, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं
सेम डे चाइना और वियतनाम की प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब चाइना और वियतनाम की लड़ाई हो जाती है तो इंडिया और वियतनाम फ्रेंड्स हैं, तो इंडिया के वाजपेयी जी को वापस आना पड़ता है। इसमें एक डेवलपमेंट मैं आपको अदरवाइज बताना चाहता हूं, सुनो, इसको ध्यान से सुनना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट। अब क्या हुआ है ना बच्चे, ये है हमारे पास यूएसएसआर। ये ध्यान रखो, ये सब तब की बातें हैं जब कोल्ड वॉर चल रही है। ये है यूएसएसआर, ये है चाइना, ये है इंडिया और ये है ताइवान। अब ये है लेट्स टेक अदर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ऐसे करते करते वियतनाम आ गया। अब क्या होता है, 1970s आते आते चाइना और यूएसएसआर, चाहे ये दोनों कम्युनिस्ट हैं, इनकी भी ना आपस में हो जाती है लड़ाई, डिफरेंसेस हो जाते हैं, सीनो सोवियत प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है, यूएसएसआर वाले बोलते हैं यार हम कम्युनिस्ट हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि वर्कर्स के हिसाब से पूरी की पूरी पॉलिसीज बनाओ, सेंट्रलाइज प्लानिंग। ये बोलते हैं कि यार वर्कर्स के हिसाब से नहीं, फार्मर्स पेजेंट्स के हिसाब से पॉलिसीज बननी चाहिए। इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने लग जाते हैं। अब ऑलरेडी आज से 30 साल पहले एक चीज़ तो हो ही चुकी है कि यूएसए अमेरिका चाइना में चाहता था कि मेरे टाइप की सरकार बन जाए जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं, और जो इसके टाइप की सरकार थी वो पहुंच गई ताइवान, भाग गई, एक छोटे से एरिया में वो बैठे हैं। इसको बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए यहाँ पे इस एरिया में यूएसए ने अपने वो बड़े बड़े शिप्स लगा रखे हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स चाइना, कि अगर तुम इन पे अटैक करोगे तो हमारे शिप्स इधर अटैक करेंगे। तो अगर ताइवान से चाइना की लड़ाई होती है तो इट विल टेंड अमाउंट टू चाइनाज फाइट विद यूएसए, या इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूएसए यहाँ पे भी आता ही है। ओके, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये कर रखा है। लेकिन अब यूएसए को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार ये इतना बड़ा एक मोनोलिथिक एक सिंगल कम्युनिस्ट ब्लॉक बन रहा है, इसमें से अगर इसके और इसके डिस्टर्बेंस होती है, कन्फ्यूजन होती है आपस में, तो मैं इसका फ़ायदा क्यों ना उठाऊं। तो निक्सन साहब होते हैं, चलो खैर, यूएसए जाता है चाइना के साथ में मीटिंग करता है और वो बोलता है कि सुनो, आज से हम तुम्हें बोल रहे हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, हम ये नहीं मानते कि ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है, ठीक, वन चाइना पॉलिसी। लेकिन ताइवान को चाइना में मिलाने के लिए आप फोर्सफुली नहीं इसको मिला सकते, पीसफुल एनेक्सेशन होएगी या पीसफुल कन्वर्जेंस होगी दोनों के बीच में। अगर आप एग्रेसिवली करोगे तो मेरे शिप्स खड़े हैं, बट अगर आप पीसफुली करोगे तो हाँ, हम इसको मानते हैं कि चाइना और ताइवान एक देश है, चलो ठीक है। इससे रशिया अलग हो गया, चाइना अलग हो गया, और चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी साथ में थे। नाउ यू सी, जो मैं आपको बोल रहा था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे एक एक्सिस बना था, यूएसए प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान। ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये तो अलग अलग थे, यूएस ये कम्युनिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट है, ये कैसे ब्लॉक बन गया। रियल पॉलिटिक्स है, रेजन दत्ता, चलो खैर रियल पॉलिटिक्स है ये, ठीक। अब इसी तरह यूएसएसआर, क्योंकि अब इसकी चाइना से लड़ाई होगी, इसको भी लगता है कि अच्छा अब मैं चाइना को नीचे से घेरता हूँ, यूएसएसआर, इंडिया एंड वियतनाम, दे आर टुगेदर। तो एक काउंटर ब्लॉक जो बना था, इंडिया प्लस यूएसएसआर प्लस वियतनाम। ओके, सो नाउ यू सी हाउ ऑल दिस हैपेंड। आई होप आपको समझ आया। तो खैर, अब इस टाइम पर चाइना और वियतनाम आपस में, कहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको लगे कि यार वियतनाम भी, नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट टेंडेंसी का है, तो फिर चाइना उससे क्यों लड़ रहा है। अब इसी टाइम पे 79 से 88 में एक चीज़ और हुई। चाइना जैसा हम इसको आज जानते हैं कि दुनिया भर की फैक्ट्रीज, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज, सारी डेवलपमेंट, ये सारों की प्लानिंग की गई इस टाइम पे 1975 टू 80 के बीच में। यहाँ पे चाइना ने डिसाइड किया कि बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, बीजिंग में, शंघाई में, मकाओ में, हांगकांग में, शेंजन में, गॉन्जाओ में, बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं। शिप्स लेके आते हैं, बड़ी सारी लेबर हम ले ही आएंगे क्योंकि हमारी सरकार की चलती है, और फैक्ट्रीज लगाते हैं और पूरे डेवलपमेंट करेंगे। तो सारी इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे की गई। अब किसी कंट्री को अगर इकोनॉमिकली राइज करना है तो उसको अपने बॉर्डर्स तो पीसफुल चाहिए। आप लड़ोगे कि आप पैसे अपने फौजियों पे लगाओगे कि आप अपनी इंडस्ट्री पे लगाओगे। तो इस फेज़ में जो
फेज था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए। चाइना स्टार्टेड मेंटेनिंग बेटर रिलेशन नॉट ओनली विद इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, नॉट ओनली विद इंडिया बट विद एवरी कंट्री। अब यहाँ पे ही चाइना ने ये किया कि अगेन उसको लगा कि यार हमें चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहें इंडिया के साथ में, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि इंडिया भी उतना ही अच्छा लाइफ में सॉर्टेड रहे, तो इंडिया को बिजी रखते हैं पाकिस्तान के थ्रू, हम लेकिन कर लेते हैं पीस। तो यहाँ पे चाइना क्या डिक्लेयर करता है कि हमारी पॉलिसी है पीसफुल राइज की, और इंडिया और चाइना काम करेंगे आपस में, कोऑर्डिनेट करेंगे सो दैट वी कैन रिजॉल्व आवर बाउंड्री डिस्प्यूट्स। इसमें क्या हुआ, 8 राउंड ऑफ टॉक्स हुए और कुछ डील्स प्रपोज की गई। उस डील्स के हिसाब से इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, चाइना बोलता आप एक काम करो, ये है वो अक्साई चीन का एरिया जो आज हमारे कब्जे में है, आप एक काम करो, हम पाम एंड 5 डिजिट वाली जो हमारी थ्योरी थी, इसमें तिब्बत तो ऑलरेडी हमारे पास है, अक्साई चीन हमारे पास आ गया, नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, फाइन, भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, फाइन, सिक्किम आपकी स्टेट है, फाइन। हालांकि बाद में माना इन्होंने, कहते सिक्किम का देख लेते हैं क्या करना है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको हम मानते हैं कि ये इंडिया का है, ये हम आपको दे देते हैं, बदले में ये अक्साई चीन आप मान लो हमारा एरिया है। इंडिया डील नहीं माना, क्या ये क्या बात बनी। अब यहाँ पे बहुत स्कॉलर्स बोलते हैं कि इंडिया को ये बात मान लेनी चाहिए थी। उसका रीज़न क्या है, कहते हैं यार अक्साई चीन तो वैसे ही उनके पास है, आप ले लोगे क्या लड़के आज। अब अक्साई चीन वैसे उनके पास में है, वो अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम करते हैं, लेकिन अगर आप ये डील मान लेते तो अक्साई चीन आपका हो जाता, अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाता, आज भी आपका है। लेकिन चाइना आपके साथ में लड़ने तो आता है अरुणाचल प्रदेश में कि मेरे को अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, लेकिन अगर ये डील ही साइन हो जाती तो फिर अरुणाचल प्रदेश पे चाइना फॉर वंस एंड ऑल अपना क्लेम क्विट कर देता, अबैंडन कर देता, बदले में आपका अक्साई चीन पे क्लेम अबैंडन हो जाता। ये डील ना मानना कुछ लोगों का मानना है कि तो ज़्यादा सेंस बनाता अगर अक्साई चीन पे ना आपका कब्जा होता और ना चाइना का कब्जा होता। फिर आप बोलते कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो है ही हमारा और इस पे भी हम भी कब्जा अपना क्लेम करेंगे, तुम भी कर लो, जो है ही उसके कंट्रोल में, उस पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। खैर अदरवाइज हमें अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए कि हम एक दिन अक्साई चीन भी लेंगे, अरुणाचल प्रदेश है ही हमारा, कश्मीर भी लेंगे, जम्बू द्वीप भी लेंगे और अखंड भारत बनाएंगे। खैर तो उस समय इंडिया ने क्या किया कि उनकी बातों को ठुकराते हुए इंडिया बोलता कि भाई सुनो मेरी बात, चाइना क्या बोल रहा है कि हम आपके अरुणाचल प्रदेश में सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, हम तो वैसे ही अरुणाचल प्रदेश को अपनी स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं, फुल स्टेटहुड दे दी थी, पहले यूटी हुआ करती थी, ठीक, तो वो दे दी। फिर चाइना को प्रॉब्लम होगी, चाइना ने सुमदोरंगचू वैली में थोड़ी इनकर्जन शुरू कर दी थी, जैसे आजकल अक्साई चीन में हो रही है, 2 साल पहले चुम्बी वैली में हो रही थी, दोकलामिश हो रहा था। ओके, तो इस फेज में हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ी सी हमारी एंगेजमेंट बातचीत होनी शुरू हो गई। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फेज, फेज 4, जो 1988 के बाद शुरू हुआ, जिसको आप बोल सकते हो कि टिल मोदी जी केम इनटू पावर 2000 मतलब 14 में मोदी जी आ गए थे, उसके 1-2 साल बाद ही हमारे डोकलाम इशू शुरू हो गए। तो लेट्स से टिल 2015-16 इसके बाद में एक बार दोबारा धड़ूम करके रिलेशनशिप नीचे गिरे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, राजीव गांधी जी ने विजिट किया चाइना को और उन्होंने थोड़ा डिस्कशन को और लेवल आगे लेके जा सके, वो उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, सबसे पहले जो अचीवमेंट थी ना कि इंडिया और चाइना दोनों इस बात पे एग्री किए कि यार हमारे ना बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और हम इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। अब मैं आपको फेजेस करा रहा हूँ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑल दिस वाइल चल रहे हैं जो मैं आपको करवाऊंगा बॉर्डर डिस्प्यूट में। तो जैसे हम इश्यूज करेंगे बॉर्डर के तो हम दोबारा हिस्ट्री को रिविजिट करेंगे, बट अभी के लिए फेज़ 1 62 तक, फेज़ 2 62 से 79 तक, फेज़ 3 हो गया 79 से 88 तक और फेज़ 4 88 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया और जिस तरह से हिंदुस्तान में कोई भी और चीज़ हुई है उसी तरह से एक और चीज़ भी ट्रू हुई कि कंक्रीट डेवलपमेंट हुई नरसिम्हा राव जी के टाइम पे। नरसिम्हा राव जी वॉज अ वेरी एक्टिव प्राइम मिनिस्टर आई मस्ट से, अगर आप एटलीस्ट इंटरनेशनल IR और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, राजीव गांधी जी के टाइम पे इंडिया और चाइना ने एक वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसमें दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं। तो हमने देखा कि चलो जी
हमारी और चाइना की, एटलीस्ट अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें, हमारे पर्सपेक्टिव से तो सिर्फ एक ही जगह पे प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पे जो आपने हमारा एरिया कैप्चर किया हुआ है। अदरवाइज अगर हम तुम्हारे पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसको सॉल्व तो करना ही है। इंडिया और पाकिस्तान की तरह तो करते नहीं रहेंगे, तुम यहाँ से गोलियाँ चलाते रहो, तुम हम वहाँ से गोलियाँ चलाते रहे। लेट्स एक्ट रिस्पॉन्सिबली, देयरफॉर let's have a working group with military officials in it, army officials in it, so that we can resolve these issues, we can agree on certain terms। ठीक बात। Now in this situation 1993 में नरसिम्हा राव जी ने विजिट किया चाइना को और क्या किया, एक एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन दी बॉर्डर्स। अब आपको समझ आएगा, आजकल आप अखबारों में बहुत पढ़ रहे हो इस एग्रीमेंट को कि चाइना ने हमारे बंदे मार दिए, उन्होंने बार्ब वायर से लोग मारे, तो क्यों मारे, है ना, और फिर हमने उनके डबल मार दिए, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर रहे, इंडिया ने रिपोर्ट कर रहा। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा तो एग्रीमेंट हुआ है कि हम गोलियाँ नहीं चलाएंगे। अब क्योंकि आप गोलियाँ नहीं चलाओगे और आपको एग्रेसिव भी रहना है, तो फिर हाथापाई हो रही है इंडिया और चाइना की। ना ये एग्रीमेंट क्या कहता है? ये बोलता है कि इंडिया और चाइना बॉर्डर्स पे पीसफुली रहेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमारा चाइना के साथ में क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब क्या इस बात का कि मान लीजिए ये इंडिया है और ये चाइना, ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर ये एक्चुअल कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि हमारा और इनका बॉर्डर डिसाइडेड है, ये तो यहाँ तक चाइना बैठा है, यहाँ तक इंडिया बैठा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LAC नहीं है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब यहाँ पे पाकिस्तान बैठा है लेकिन कोई डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला नहीं है। ये सारा एरिया इंडिया का है, कश्मीर इंडिया का है। तुम बैठे हो क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, और तुम बैठे हो क्योंकि हमारे बीच में रेजोल्यूशन हम अलग तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। अदरवाइज कोई इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के साथ हमें। ये कश्मीर इंडिया का है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स अलग तरीके से सॉल्व होंगे। तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को सॉल्व करने के लिए कि चलो जब तक हमारे सारे मैप्स एक्सचेंज नहीं हो जाते, तुम्हारे बंदे पीछे नहीं चले जाते, हमारे बंदे पीछे नहीं चले जाते, जब तक मैप्स नहीं एक्सचेंज हो जाते तब तक जो जहाँ बैठा है वहीं बैठेगा और पीसफुली बैठेगा। पाकिस्तान के साथ कोई मैप एक्सचेंज करने की क्राइसिस नहीं है इंडिया की, हमारे बॉर्डर्स इशू रिजॉल्व हैं, सिर्फ कब्जा लेना है। ठीक, नाउ होता क्या है 93 में, तो इस वजह से नाउ यू कैन सी कि YLAC इज पीसफुल। अभी का हम इवेंट छोड़ दें जो अभी पिछले 4-6 महीने में इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है, अदरवाइज पिछले 20 साल में आपने कितना ही सुन लिया कि गोलियां चल रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ऑन द अदर हैंड LOC इज़ वायलेंट, क्योंकि वहाँ पे तो प्रॉपर इशू है कि वो उनको लग रहा है हम उनके एरिया में बैठे हैं, कश्मीर उनका है, हमें लग रहा है वो हमारे एरिया में बैठे हैं, वो उनका है। नाउ 1996 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं और फिर और कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, डेवलपमेंट्स की जाती हैं जिससे इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फिडेंस रीस्टोर होता है। व्हाट आर दोज डेवलपमेंट्स? कहते हैं कि आपकी और हमारी रेगुलर फ्लैग मीटिंग हुआ करेगी मिलिट्री पर्सनल्स की। अब अगर इंडिया का वहाँ पे कोई लोकलाइज कर्नल है और वहाँ पे लोकल कर्नल हैं और चाइना के हैं, अगर वो रेगुलरली मिल रहे हैं, फ्लैग्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब पीसफुली कम्युनिकेशन है, रिस्पेक्टफुल चल रहा है सिस्टम। कोई डेंजरस मिलिट्री एक्टिविटी नहीं की जाएगी LAC के पास। यहाँ से तो इंडिया को प्रॉब्लम हुई है कि तुम कर क्या रहे हो, डेंजरस मिलिट्री एक्टिविटीज़ कर रहे हो आप। रिडक्शन ऑन डेंजरस वेपन्स ऑन बॉर्डर्स, वेपन्स भी आपने ये नहीं है कि जो आपके सबसे सोफिस्टिकेटेड वंस हैं वो आपने चाइना के बॉर्डर पे लगा दिए एंड लाइकवाइज उन्होंने इंडिया के बॉर्डर पे लगा दिए। प्रायर इंटीमेशन बिफोर एनी साइड कंडक्टिंग मिलिट्री डील्स, कोई भी कंट्री अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ में मिलिट्री डील करेगी तो पहले बता देगी कि भाई तुम्हारे लिए नहीं है, टेंशन ना लो। ओके, तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थोड़े और क्रिएट किए गए 90s में, सो दैट इंडिया और चाइना कैन लिव नेक्स्ट टू ईच अदर पीसफुली। अब यहाँ पे थोड़ी सी मतलब हम बोल सकते हैं नरसिम्हा राव जी के आने के बाद क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हुई इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में। लेकिन नरसिम्हा राव जी पैरेलली एक चीज़ की तैयारी कर रहे थे लाइफ में अदरवाइज, वो क्या था, न्यूक्लियर बॉम्ब का एक और टेस्ट करना। लेकिन उनकी सरकार ख़त्म हो गई और आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 1998 में ऑपरेशन शक्ति हमने किया, बम फोड़ के देखा और बोला कि यार हम इसका रीज़न क्या दिया,
चाइना फैक्टर कि यार हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी एक पावर है, न्यूक्लियर वेपन पावर, हमें अपनी सेफ्टी का तो ख्याल रखना ही है। चाहे हमारा एजेंडा मे बी आवर टेस्ट वाज पॉइंटेड मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट सिंस वी सेड दैट चाइना इज द रीजन, चाइना वाज शॉक्ड। बिकॉज चाइना वाज शॉक्ड, अगेन थोड़े से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट ने ना थोड़ा तो दुनिया को विचलित किया ही था। द वर्ल्ड वॉज ट्रबल्ड इन 1998। नाउ व्हाट हैपन्स, 2003 यहाँ से हमारा आज का लेक्चर शुरू हुआ था। इंडिया ने क्या किया, वाजपेयी जी विजिट करके आए और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई चाइना के साथ, जिसमें चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया सिक्किम को एज पार्ट ऑफ इंडिया। तो नाउ यू सी, अरुणाचल प्रदेश अगर हम डील ले लेते तो इंडिया का होता, सिक्किम इंडिया का हो गया, वो मान चुके हैं। भूटान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, दोनों कंट्रीज मान चुकी हैं। नेपाल एक इंडिपेंडेंट नेशन है, दोनों कंट्रीज मान चुकी हैं। तिब्बत चाइना का है, ये वैसे ही नेहरू जी मान आए थे। अक्साई चिन उनके कंट्रोल में है, आप बोलते जो अगर आपके कंट्रोल में है तो आपका हो गया, तो ये इशू शायद सॉल्व हो जाते। ये एक तरीका था सॉल्व करने का। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हाँ अरुणाचल प्रदेश हमारा है और अक्साई चिन भी हम एक दिन ले लेंगे, ठीक, जो अभी स्टेटस है। नाउ अब इस दिन क्या डिसाइड किया गया कि सिक्किम इंडिया का है, उन्होंने मान लिया, तो अब सिर्फ इशू रह गया है अक्साई चिन को लेके। लेकिन अगर हम चाइना की साइड से देखें तो अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेके हम इसको इशू ही नहीं मानते, तो है ही हमारा। खैर, अब एक चीज़ जो और की गई वाजपेयी जी के टाइम पे, बोलते कि यार हम ना अपने बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करते हैं और इसको कुछ स्टेजेस में रिजॉल्व करते हैं। वो कैसे स्टेजेस में, कहते हैं सबसे पहले तो ना हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं कि दो कंट्रीज़ के जो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाएंगे वो किन प्रिंसिपल्स पे किए जाएंगे। कहते ठीक है, तो फेज़ 1 में हम बनाएंगे प्रिंसिपल्स। ये फेज़ जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और क्या प्रिंसिपल है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कहते जब ये हो जाएगा फिर फेज़ 2 में हम क्या करेंगे, ग्राउंड वर्क कर लेंगे कि हमने डिसाइड किया था कि इस बेसिस पे हम लाइंस लगाएंगे। वो क्या बेसिस होंगे ये डिसाइड हो चुका है, मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर हम लाइंस लगा लेंगे, ग्राउंड वर्क कर लेंगे थोड़ा सा। ये फेज़ भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड फेज़ था कि अब जब ये हो गया, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ में मैप्स एक्सचेंज कर लेंगी, डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर ऑन ग्राउंड हो जाएगा, जाके डिमार्केशन कर लेंगे, और डिलिनेशन ऑफ बाउंड्री ऑन मैप, दोनों के क्लियर क्रिस्प मैप्स बन जाएंगे। जो इंडिया का मैप होगा वही चाइना का मैप होगा। ऐसा नहीं होएगा कि इंडिया दिखा रहा है इस तरह से खुद को और चाइना दिखा रहा है इस तरह से इंडिया को, और इंडिया दिखा रहा है चाइना को इस तरह से और चाइना दिखा रहा है इस तरह से। मैप्स एक्सचेंज हो जाएंगे और ऑल दी कन्फ्यूजन्स ओवर। ये फेज़ जो है ना, ये फेज़ नहीं कंप्लीट हो रहा। और चाइना की अगर हम अप्रोच को देखें तो चाइना इस फेज़ को कंप्लीट करने के लिए रिलक्टेंट भी लग रहा है फॉर मल्टीपल फैक्टर्स। पहला, उसको लगता है कि अगर इंडिया के साथ में चाइना के सारे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो गए तो इंडिया का डिस्प्यूट कहाँ रह जाएगा, बस पाकिस्तान के साथ प्राइमरीली। और क्योंकि अब इंडिया और ना इंडिया अक्साई चिन में बिजी है, ना अरुणाचल में बिजी है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया को तिब्बत में प्रॉब्लम फ्री हैंड मिल जाएगा कि इंडिया कल को चाइना, तिब्बत, इंडिया कहीं सारे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद में तिब्बत में एक्टिव ना हो जाए और चाइना के लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करना लग जाए, तो दैट शोज द ट्रस्ट डेफिसिट। दूसरी चीज़ क्या है, पहले टाइम पे ना सिचुएशन अलग थी। पिछले 25-30 साल में चाइना डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा ग्रो किया है। एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें लिखा था कि रोमन एम्पायर के बाद किसी कंट्री ने 30 साल में द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी अपना इंफ्रा में नहीं लगाया जितना किसी एम्पायर ने, जितना कि चाइना ने लगाया है। तो चाइना बहुत उसका स्टैचर ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, फ्रॉम कांडला गुजरात टू कोलकाता, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, इन सब में मिला के उतना ट्रेड वॉल्यूम नहीं है जितना बीजिंग या शंघाई का अकेले का हो जाता है। तो इंडिया और चाइना में ना कंपैरिजन करना मुश्किल हो ही जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो चाइना ना थोड़ा और टाइम बाय कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब चाइना, इंडिया के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगी चाइना की मानने के अलावा, उस दिन की वेट कर रहा है, सो दैट इन फ्यूचर ह्यूज गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल इंश्योर अ बेटर डील टू चाइना। ओके,
अब 3 फेजेस में बात करनी थी। पहले बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना था। पहला फेज क्या था, पैरामीटर्स और प्रिंसिपल डिसाइड करो। दूसरा, उसके ऊपर ग्राउंड वर्क करो। और तीसरा, बॉर्डर्स मैप्स एक्सचेंज करो, लाइनें लगाओ और उस हिसाब से अपनी आर्मी बिठाओ। पहले 2 फेजेस हो गए, तो क्या पैरामीटर डिसाइड किए गए? पैरामीटर ये थे सबसे पहले कि जो भी रेजोल्यूशन हम करेंगे बॉर्डर का, वो इक्वल फुटिंग पे करेंगे। ये नहीं करेंगे हम कि लेट्स टेक इस एरिया को सॉल्व करना है और यहाँ तक एक कंट्री के फौजी खड़े हैं, तो आज आपके फौजी खड़े ही हैं वहाँ पे, आप तो आज अपनी चलाओगे ना। इक्वल फुटिंग पे, फेयर और रीजनेबल तरीके से। दूसरा, जिस एरिया का हम बॉर्डर जहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन, जो सेटल पॉपुलेशन है, उनको भी, उनका ओपिनियन भी मैटर करेगा। अगर वहाँ के लोग बोल रहे हैं हमें इंडिया के साथ जाना है, जस्ट बिकॉज आपकी लकीर यहाँ पे लग गई, तो उनको भी ख्याल रखा जाएगा। तीसरी चीज़, जो जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। ये चीज़ ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं रखी गई, ख्याल रखी गई। इसी वजह से क्या हुआ, आपने देखा होगा कि रेडक्लिफ वगैरह ने कमरों में बैठ के लाइन लगा ली और परिवारों के परिवार आधे पाकिस्तान में रह गए, आधे इधर आ गए अमृतसर में, लाहौर में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा कि जस्ट बिकॉज मैप पे लाइन लग सकती है डजंट मीन कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी भी वही है। टोपोग्राफिकल रियलिटीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो दीज आर गोइंग टू बी द प्रिंसिपल्स जिस दिन इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर डिसाइड करेगा। लेकिन आपने देखा है कि प्रॉब्लम अलग लेवल पे जा चुकी है। प्रेजेंटली क्या हो रहा है वो मैं आपको अभी जब इश्यूज करेंगे तब करेंगे। नाउ फोर्टेलाजा जो है ब्राज़ील में, वहाँ पे ब्रिक्स की समिट हुई थी 2014 में। यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हुए चाइना के प्रेसिडेंट बोलते हैं, कहते हैं कि यार देखो, ये हमारे हिस्ट्री का ना, इंडिया और चाइना की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और सैड लेफ्ट ओवर है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले तो हम कंटिन्यूअस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन, बात होती रहे। दूसरा, हमें एक दूसरे की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ को हार्नेस करना है, मतलब हम बिजनेस भी करें अच्छे से, कोलैबोरेट करें ऑन मल्टीलैटरल फोरम्स। इधर उधर की बातें करी गए वो कि यार दोस्ती बढ़ाते हैं, कल्चरल टाइज बढ़ाते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाते हैं। 2 कंट्रीज़ के बीच में जब अच्छा खासा कोलैबोरेशन हो जाएगा, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा और डिफरेंसेस की हम प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे, उस दिन क्या होगा, हम इसको सॉल्व करने के लिए बेटर रहेंगे। तो रिसेंटली इस पे मोदी जी ने भी फिर ये बोला था, कहते कि यार ये मैं मानता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमने नहीं क्रिएट की, बॉर्डर डिस्प्यूट हमने तो नहीं क्रिएट किया, हमारे पुराने हिस्ट्री ने क्रिएट किया। मतलब कि नेहरू जी और उनके जो पैरेलल वाले थे वो दे गए हमें इश्यूज। अगर इनकी बात मान ले कि माओ दे गया, माओ जेडोंग, मोदी जी बोलते लेकिन हमने क्रिएट नहीं किया, सॉल्व तो हमने करना है, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या आप बोल रहे हो कि पहले हम म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। तो उसमें मोदी जी थोड़ी बेटर चीज़ बोल रहे हैं कंपेयर टू चाइनीज प्रीमियर। ही इज सेइंग कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स लेफ्ट ओवर ऑफ द हिस्ट्री, हाउएवर वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फ्यूचर जनरेशन। अगर हम ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, मोदी जी बोलते हैं कि देन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है हमारे रिलेशनशिप में, जो इंडिया और चाइना मिलकर डेवलप कर सकते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी को कुछ दे सकते हैं, वो पोटेंशियल भी हमारा राइज होगा अगर हम अपने रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंस्टेड ऑफ एनिमीज कोलैबोरेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। फेयर थिंग टू से। अब इसके बाद में थोड़ी थोड़ी चीज़ें और होती रही, जैसे कि मनमोहन सिंह जी थे उससे पहले, वो अपना इस डिस्कशन को आगे लेके जा रहे थे। मनमोहन सिंह जी जब विजिट किया था तो उन्होंने भी यही बोला था कि यार हर एक जो कंट्री है ना एक दूसरी, उसको कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए। और वो चीज़ें स्पेशली चाइना को क्लियर कर रहे थे कि चाइना को कुछ चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। वो क्या है कि यार आपके यहाँ से इनकर्जन होती है, चाइनीज़ फौजी इंडिया में एंटर करते रहते हैं, जैसे अभी कर गए, तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। एक एग्रीमेंट किया था मनमोहन सिंह जी ने, वो था कि रेगुलर डायलॉग बिटवीन डिफेंस फोर्सेस एट ऑल लेवल्स। पहला तो हमारा डायलॉग हो उनके साथ में रेगुलर, कि भाई हम बात कर सकें तुम्हारे फौजी यहाँ पे कहाँ से घूम रहे हैं। ठीक, कई बार क्या होता है ना, लोकल लेवल पे भी आर्मी में कई बार कोई इशू होगा, कर लिया, लोकलाइज एक्शन ले लिया, बट इफ़ यू कैन टॉक टू योर सीनियर, सुपर सीनियर आर्मी ऑफिसर कैन टॉक टू चाइनीज़ काउंटर पार्ट, देन यू कैन ऑलवेज काइंड ऑफ
इन फोर्स डिसिप्लिन अमंग द लोकल यूनिट्स। तो ये हो जाता है। दूसरा एक क्या बात बोली गई थी मनमोहन सिंह के एग्रीमेंट में, दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश अ हॉट लाइन्स एंड नाइदर साइड विल यूज फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स इफ मिलिट्री पर्सनल कम इन फेस टू फेस सिचुएशन एंड बोथ विल मैक्सिमाइज रिस्ट्रेन। ठीक, एक हॉटलाइन का मतलब कभी भी यहाँ के आर्मी और उधर की आर्मी एक दूसरे के लिए हमेशा रेडीली अवेलेबल है कम्युनिकेशन करने के लिए, और अगर कभी हमारे आर्मी पर्सनल और उनके आर्मी पर्सनल इफ दे एवर कम फेस टू फेस, नो साइड विल यूज फोर्स, रिस्ट्रेन यूज करेंगे। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी भी गए थे और वहाँ पे इंडियन फोर्सेस और उनके फोर्सेस इस तरह से लाइक दे वर काइंड ऑफ pushing each other away through their chest, but they were not like punching and kicking, वो नहीं हो रहा था, वो अभी हुआ है। ठीक, एंड थर्ड, नो टेलिंग ऑफ ईच अदर्स फोर्सेस इन केस ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग सीक क्लैरिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी फोर्सेस आ गई तो इंडिया के फौजी पहुंच गए वहाँ पे बंदूकें लेके, या हमारी आ गई तो उनके फोर्सेस पहुंच के बंदूकें लेके। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लैरिफिकेशन सीख की जाए, ना कि लड़ा जाए। सो ये इस तरह से हमारे इनके साथ में रिलेशनशिप इवॉल्व किए हैं। एज यू कैन सी कि बहुत प्रॉब्लमेटिक रिलेशन रहे हैं, स्पेशली नेहरू जी के टाइम से ही। एवोल्यूशन आपको समझ आ गया। स्टेज 1 हिंदी चीनी भाई भाई 1962 तक, 62 में वॉर हो गई जो अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, तो 62 से 79 तक कोल्ड पीस, 79 टू 88 थोड़ा इंडिया ट्राई टू ब्रेक द आइस एंड सो डिड दे हैड देयर वेस्टेड इंटरेस्ट कि उनको अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी थी, तो उनको लगता है हम पीसफुली पहले अपने बॉर्डर सिक्योर करते हैं। 88 के बाद राजीव गांधी जी की विजिट के बाद रिलेशनशिप में थोड़ी क्वालिटेटिव चेंज आया, जो नरसिम्हा राव जी के टाइम पे और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा। वाजपेयी जी के टाइम पे हमारे इनके साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ जिसमें उन्होंने सिक्किम इंडिया का पार्ट माना, और उसके बाद मनमोहन जी के टाइम पे दोनों कंट्रीज़ अपना अपना ग्रो कर रही थी, रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश चल रही थी। एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोदी जी के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा चाइना एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है, मे बी ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस काइंड ऑफ पॉलिसी दे आर यूजिंग, और उसमें हमारे अब डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि चाइना के साथ बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। उसकी एक इंडिपेंडेंट क्लास हम कर लेंगे जहाँ पे सारे डिस्प्यूट हम कल करेंगे। कल की क्लास आप प्लीज़ मिस मत करना। अगर आपको एग्जाम में सवाल आएगा यूपीएससी मेंस में, बहुत चांसेस हैं कि कल के लेक्चर से आएगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट।